तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे सर्कुलर मोशन होता क्या है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है एक बहुत मिसकंसेप्शन होती है कि सर सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में फर्क क्या है। ठीक है, विद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है इन सारी चीजों में और अच्छे से इसको समझेंगे, उसके बाद इसको एनालाइज करेंगे और फिर हम देखेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इस चैप्टर में बेसिकली आपको तीन चीजें देखनी है, तीन सब कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, दूसरा है डायनामिक्स और तीसरा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो ये तीन चीजें आज हम देखने वाले हैं सर्कुलर मोशन के वन शॉट। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं सर्कुलर मोशन होता क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, हमें तो पता ही नहीं है सर कि क्या होता है और रोटेशनल और सर्कुलर में फर्क क्या है। अगर मान लो घड़ी की एक नीडल है, ये ऐसे ऐसे घूम रही है, मतलब आपके हिसाब से ऐसे घुमा देते हैं, तो ये रोटेशनल मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है। अब बोलो सर हमने सवाल करे वहां पे टिप ऑफ द सेकंड हैंड, मिनट हैंड ये सब आता है, तो ये सवाल तो हमने सर्कुलर मोशन नहीं किए थे। अच्छा सिंपल सा एग्जांपल भाई, एक रोड है ऐसे खड़ी है और वो ठक से ऐसे करके गिर गई, है ना। रोड बना दें, चलो बना देते हैं। मान लो ये एक रोड है और ये ऐसे करके गिर गई ठक से, बराबर की लेंथ है तो सही है। ठीक है, ऐसे गिर गई तो ये वाला पॉइंट जो यहां पे था ये आपका यहां तक पहुंच जाएगा। ये वाला पॉइंट जो यहां पे था अब ये यहां पे पहुंच जाएगा और ये वाला पॉइंट यहां पे पहुंच गया। सपोज ये था ए, ये बी, ये सी, ये एक रोड थी जो ऐसे थी और ऐसे गिरी। ठीक है, अब आप मानो इस रोड पे एक पार्टिकल यहां पे था, सपोज इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोड ऐसे रोटेट होकर गिर गई, तो ए बी सी ये तीनों ही पार्टिकल, ऑल दीज थ्री पार्टिकल्स वर इन सर्कुलर मोशन इंडिविजुअली एंड दिस रोड एज अ होल वाज इन रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अभी सर्कुलर में अगर हम बात करें तो आप किस तरीके से देखेंगे कि एक पार्टिकल, हर एक पार्टिकल जो यहां से यहां तक आया ये सर्कुलर मोशन में ही था। ठीक है, ये पार्टिकल ऐसे आया, देखो यहां से यहां तक आया, उसी दौरान ये वाला पार्टिकल यहां से यहां तक आया, ये वाला पार्टिकल यहां से यहां तक आया, तो ये तीनों पार्टिकल इंडिविजुअली सर्कुलर मोशन में थे और ये जो एंटायर रोड है ये किसमें थी, रोटेशनल मोशन में। अच्छा ठीक है जी, बहुत बढ़िया सर, अब सर्कुलर मोशन पे और आगे चर्चा करो, बताओ कुछ और इसके बारे में। काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो देखते हैं। एक बात समझो, सबसे पहले आपने सेंट्रीपिटल नामक फोर्स का नाम तो सुना होगा। ठीक है, मान लो एक रस्सी है, उससे एक पत्थर बांधा और मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं उसको, घुमाता जा रहा हूं ऐसे, तो बताओ वो जो पत्थर घूम रहा है उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। आप बोलो सर टेंशन लग रही है, बिल्कुल लग रही है। वेट लग रहा है, लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। आपने सही सुना, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रहा है। अब इसको आप ध्यान से समझिए, बहुत पहले बाबा आदम के जमाने में कभी एक एग्जाम में सवाल भी पूछा जा चुका है कि असर्शन रीजन टाइप में, कि असर्शन में ये दिया हुआ था सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर, इतने पे ही आपको डी ऑप्शन टिक कर देना था क्योंकि असर्शन ही गलत है। अब मसला यह है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कभी एक्ट करता ही नहीं है, ये एक ऐसा फोर्स नहीं है जो एक्ट कर रहा है। ध्यान से समझिए, शब्दों पे गौर कीजिए। अगर मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, वास्तविकता में एक टेंशन है रस्सी में जो इसे ऐसे गोल गोल घुमाने के लिए जिम्मेदार है। आप समझिए, रस्सी इसको ऐसे खींच रही है, आप लोग बचपन में खेलते रहे ऐसे घूमते हुए, तो वो भी एक दूसरे को आप ऐसे इस तरफ खींच रहे हो, वो फोर्स उसे ऐसे घुमा रहा है। तो बेसिकली ये घूम रहा है किसकी वजह से, टेंशन की वजह से। हाँ, एक बात फैक्ट है कि अगर एक पार्टिकल एम मास का आर रेडियस के सर्कल में घूमता है वी स्पीड से, तो उसे कितना फोर्स चाहिए, एम वी स्क्वायर बाय आर, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। लेकिन ये लगता नहीं है, ये चाहिए, आप दोगे तो घूमेगा, नहीं दोगे तो नहीं घूमेगा। इसीलिए इसको कई जगह बोला जाता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि अगर आप इतना फोर्स इसको दोगे टुवर्ड्स द सेंटर इस तरीके से, तो ये घूमेगा, अदरवाइज ये नहीं घूमेगा। तो मान लो ऐसे ऐसे घूम रहा है, अगर आप रस्सी काट दो तो क्या घूमेगा, नहीं घूमेगा। तो अगर सेंट्रीपिटल लग रहा है तो इसको अभी भी घुमाएगा, लेकिन क्योंकि अब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग पाएगा, वो जो रस्सी में तनाव था, टेंशन, वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही थी। ठीक है, इतनी बात मैं आपको समझा पाया, बहुत बढ़िया।
अब हम कुछ क्वांटिटीज को समझेंगे, जैसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन तीनों को हम समझते हैं उसी तरीके से समझेंगे, लीनियर वेलोसिटी से, लीनियर एक्सेलरेशन से रिलेट करके इन सबको समझेंगे, और इक्वेशंस ऑफ मोशन यहां भी आपकी वैलिड रहेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब सपोज करो ये जो रोड है बेसिकली एक इस तरीके का सर्कुलर मोशन मान लेते हैं हम, ठीक है, या अभी ऐसा कीजिए, बस इतना इसको छोड़िए, दोबारा सर्कल बना लेंगे। यहां पे आप समझिए, ये ए पार्टिकल यहां से यहां तक आया, ठीक है, तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई भाई 90 डिग्री, यानी कि रेडियंस में हम बात करते हैं जनरली, तो हम कह देंगे π/2 रेडियंस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ए पार्टिकल की, सपोज करो इस रोड को ऐसे ठक से गिरने में टाइम लगा 2 सेकंड। कितना लगा? 2 सेकंड। कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। ध्यान रखिएगा। तो 2 सेकंड में ये रोड हमारे पास क्या हुआ, ऐसे गिर गई। तो ए पार्टिकल यहां से यहां तक आया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसकी हुई π/2, यानी कि थीटा कितना हुआ? π/2। बहुत बढ़िया जी। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा की बात करो तो ये क्या आएगा? डी थीटा बाय डी टी। ये इंस्टेंटेनियस होता है, बाकी आप चेंज इन थीटा बाय चेंज इन टाइम कर देंगे तो एवरेज ओमेगा आ जाएगा। तो अगर मैं एवरेज ओमेगा निकालूं, एवरेज ओमेगा एवरेज, वो यहां पे कितना आएगा? π/2/2, यानी कि π/4 रेडियंस पर सेकेंड। ये एवरेज आई होगी, लेकिन क्योंकि पहले धीरे धीरे और तेजी से ऐसे गिरी होगी, क्योंकि देखो अल्फा कुछ ना कुछ है, एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है, क्योंकि जब ये रोड जस्ट ऐसे गिरनी शुरू हुई थी तब ये सब कुछ रेस्ट पे था। अब जब गिरी है ठक से, तो हर एक पार्टिकल की रफ्तार ज्यादा है, यानी कि अगर मैं स्पीड की बात करूं तो वो भी बड़ी है, इनकी स्पीड बड़ी है, यानी एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू है, और ओमेगा की भी वैल्यू बड़ी है, क्योंकि यहां पे तो चेंज ही नहीं हो रहा था, यहां पे थोड़ा चेंज हुआ, अगला फास्ट चेंज हुआ होगा। तो ये हमने बात करी है ओमेगा एवरेज की। ऐसे ही आप अल्फा एवरेज की बात करो, अल्फा तो कांस्टेंट है, तो अल्फा आप कैसे निकालोगे कि देखो 2 सेकंड में आप यहां से यहां तक पहुंच गए, है ना। तो अल्फा भी आप किस तरीके से निकालते हो, किस तरीके से निकालोगे? डी ओमेगा बाय डी टी। ये आपकी क्या आएगी? इंस्टेंटेनियस। और अगर आपको अल्फा की भी एवरेज निकालनी है तो वो भी क्या आएगा? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। ऐसा लिख लेना बेटर रहेगा। ठीक है, ये हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज के साथ समझ चुके हैं। हम ऐसा करते हैं, इसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। एक गोला बनाते हैं पहले, यहां पे अब इन चीजों को एनालाइज करेंगे। ठीक है, मान लो आप इनिशियली हो ए पे, फिर आप पहुंचे बी पे, और फिर आप पहुंचे सी पे। ठीक है, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में है, मतलब कि एक आर रेडियस पे घूम रहा है। ये रेडियस हम आर ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं, आप सोचो ये वाला पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचा, 2 सेकंड में पहुंचा था। ये वाला पार्टिकल यहां से यहां पे पहुंचा, 2 सेकंड में पहुंचा था। ये वाला पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचा, 2 सेकंड में पहुंचा था। आपको नहीं लगता कि सी ने देखो बहुत ज्यादा दूरी ट्रेवल करी है? ये उससे कम चला है, लेकिन ये सबसे कम चला है। ये इससे ज्यादा चला, वो उससे ज्यादा चला, लेकिन चले उतने ही समय में। यानी कि सी पार्टिकल यहां से यहां पे आया, ये ज्यादा चला सेम टाइम में, ये उससे कम चला, टाइम उतना ही लिया, ये बहुत कम चला, टाइम उतना ही लिया। यानी कि इसकी रफ्तार यहां पे ज्यादा होगी। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मान लो ये डिस्टेंस है सपोज r, और ये डिस्टेंस है सपोज 2r, तो अगर ये डिस्टेंस r है, ए पार्टिकल r रेडियस के सर्कल में घूमता है, बी पार्टिकल 2r रेडियस के सर्कल में घूमता है, तो ए वाला पार्टिकल अगर डिस्टेंस चलता है x, तो बी वाला चलेगा 2x। भाई जाहिर सी बात है, जितना ऊपर है उतना चलेगा, है ना। रेडियस डबल तो ज्यादा चला। तो यहां से भी आप एक अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो कि हम रेडियस जितना बड़ा होता जा रहा है, इस पॉइंट से जितना दूर जाते जा रहे हैं,
वो पार्टिकल उतना ही ज्यादा चला, वो पार्टिकल उतना ही ज्यादा चला, उतना ही ज्यादा चला, उसकी रफ्तार उतनी ही ज्यादा है, उसकी एक्सेलरेशन भी ज्यादा रही होगी, है ना। लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन सबकी सेम है, एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम हर इंस्टेंट पे, एंगुलर एक्सेलरेशन वो भी सेम। तो ये सारी चीजें लीनियर पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंस है, और ये आर का डिपेंडेंस है। ये मैं आपको यहां पे प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है। ये सपोज आप ए से बी तक गए 2 सेकंड में, ए से बी तक गए 2 सेकंड में, फिर बी से सी तक आए मान लो 1 सेकंड में। तो यहां से यहां तक आपकी एवरेज जो एंगुलर स्पीड थी, सपोज वो ओमेगा है, तो यहां से यहां पे 2 ओमेगा हो जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री चलने में आपने इस बार समय कितना लिया, हाफ, तो रफ्तार कितनी हो गई, डबल, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी रही होगी। अब इनकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, लीनियर से कैसे रिलेटेड है, उन सारी बातों पे चर्चा करते हैं। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं, शॉर्ट में बिल्कुल। मान लो रेडियस आर है, पार्टिकल यहां से यहां तक घूम के आ जाता है ना। अगर मान लो एक गोला है, चलो यार एक गोला बना ही लेते हैं, और इतने आलस ठीक नहीं है जिंदगी में। अब ठीक है, मान लो ये गोला है, ये पूरा डिस्टेंस अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना होगा, 2 पाई आर। आधा पूछ लो तो कितना होगा, बोलो, पाई आर। एक क्वाड्रेंट का पूछ लो तो कितना होगा, पूरा होगा 2 पाई आर। आधे सर्कल का होगा पाई आर। एक क्वाड्रेंट का पूछ लें तो हो जाएगा पाई बाय 2 इंटू आर। और अगर मान लो मैं इस थीटा एंगल की बात कर लूं तो आप बोल लोगे कि सर ये जो एस आएगा ये आएगा थीटा इंटू आर। स्मॉल आर लेना है स्मॉल आर ले लो, कैपिटल आर लेना है तो कैपिटल आर ले लो। अब इसको आप एक बार डिफरेंशिएट करो, आर तो कांस्टेंट है, ds बाई डी टी इज इक्वल टू, आर तो उसी रेडियस में घूम रहा है, डी थीटा बाय डी टी। यहां से आपको मिलेगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। देखो वैसे तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है, आर क्रॉस ओमेगा है या ओमेगा क्रॉस आर है, ये बात मैं भी आपको बताऊंगा, उसमें परेशान ना हो। और ये एक मिसकंसेप्शन भी है, मोस्टली जनता को लगता है ये आर क्रॉस ओमेगा है, बट ये ओमेगा क्रॉस आर है। अब है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, आपको सही लगता है गलत लगता है, ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। इसको आप एक और बार डिफरेंशिएट करो, मतलब इसको कर लो तो dv बाई डी टी आएगा, क्या आएगा, dv बाई डी टी, जो कि आता है आर डी ओमेगा बाय डी टी, यानी कि आ जाएगा इज इक्वल टू आर एल्फा। और ये होती है बेसिकली आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सर, इतनी बात समझ आई। आगे चलते हैं, चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। हाँ बढ़ाते हैं, देखो ध्यान से। एक पार्टिकल मान लो यहां से ऐसे जा रहा है, किसी भी इंस्टेंट पे यहां पे है थीटा पे, थीटा बढ़ता गया। अब पहले, सबसे पहले आप ये मानो कि मान लो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो यहां से यहां तक भी 2 सेकंड लगेंगे, और यहां से यहां तक भी 2 ही सेकंड लगेंगे। और ये जो थीटा है ये सीधा सीधा किसके बराबर आएगा, ओमेगा टी। आप बोलो सर ये तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जैसा हो गया। s इज इक्वल टू यूटी आता है अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए, बहुत बढ़िया। ऐसे ही थीटा कितना आता है, ओमेगा टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। ये कब की बात है, अगर एल्फा 0 है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर एल्फा बढ़ेगा, एल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब आप इस तरीके से समझिए जैसे ऐसे घूम रहा है, ध्यान से सुनिए। अगर ये पार्टिकल ए से बी तक 2 सेकंड में आया, फिर बी से सी तक 1 सेकंड में आया, इसका मतलब इसकी रफ्तार बढ़ी है, इसका मतलब इसकी रफ्तार बढ़ी है। रफ्तार बढ़ने का मतलब है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रही होगी। रफ्तार बढ़ने का क्या मतलब है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रही होगी। और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रही है तभी ये तेज दौड़ के आया। दूसरी बात यह है कि भले ही ये यहां से यहां तक 2 में आया, यहां से यहां तक 1 में आया, इसकी रफ्तार डबल हो गई, एवरेज स्पीड। तो एंगुलर एवरेज एंगुलर स्पीड भी डबल हुई है। जहां से यहां तक 90 डिग्री चला था 2 सेकंड में,
यहां से यहां तक 90 डिग्री चला 1 सेकंड में, यानी कि इसका जो एवरेज ओमेगा है वो भी क्या हुआ है, डबल। तो यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन भी यहां पे रही होगी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कोई रिलेशन है, वो डायरेक्टली आर के प्रोपोर्शनल है। क्या मैं आपको इतनी बात समझा पाया? ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे ये इक्वेशन यहां पे वैलिड है, ऐसे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी भी वैलिड है। ये बेसिक बेसिक सी बातें आप थोड़ा सा बैठ के सवाल वगैरह लगाएंगे तो आपसे इजीली हो पाएंगे। बस जो मैं बातें बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने, सारे एग्जांपल्स अच्छे से समझें और इन चीजों को रिलेट करने की कोशिश करें। एज इट इज आप इसको काइनेमेटिक्स से रिलेट कर रहे हैं। और क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। अब जैसे वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, डी एस बाई डी टी या डी आर बाई डी टी। सिमिलरली आपके पास ओमेगा क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी। ऐसे ही आपके पास अल्फा भी क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये है बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ आई जी, बहुत बढ़िया सर। आगे चलो, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। वापस एक गोला बनाएंगे। चलिए, अब आप इस पे ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे। अब हम तीनों केसेस वन बाय वन करके देखते हैं। पहला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा आएगा एक्सेलरेटेड, तीसरा आएगा डी एक्सेलरेटेड। और इसमें जो क्वांटिटीज हैं जिनके साथ हमें फेमिलियर होना चाहिए, सबसे पहले वेलोसिटी, ओमेगा, अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। ये सारी बातें, एक्सेलरेशन, रेडियल, टेंजेंशियल, नेट एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी, ये सारी बातें अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, मान लो आप यहां से चलते हो, किसी भी इंस्टेंट पे यहां पहुंच गए, आपने देखा इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी है v, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी है, v। ठीक है, v, ये यहां पे वेलोसिटी आपकी, यार ये बड़ी बेकार ड्राइंग ज्यादा ही हो रही है। इस इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी है v, कितनी है, v। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सर, v वेलोसिटी हो गई। अब ये देखो, इस एक तरीके से आप ऐसा समझो घूम कैसे रहे। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। अच्छा, थीटा पे कंट्रोवर्सीज हैं भाई, मैं आपको देखो बता दूं। ऐसा बोला जाता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फॉर स्मॉल एंगल्स। हालांकि हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे, कोई आपसे पूछेगा नहीं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्केलर है या वेक्टर है। काफी सारी किताबों में इसका वर्णन नहीं दिया है और काफी सारी किताबों में इसका वर्णन है भी। तो वहां पे ऐसा बोला गया है कि इफ एंगल इज स्मॉल, तो स्मॉल एंगल पे वो थीटा को वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं। बट एनीवेज हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है, वो एक अलग डिबेटेबल मुद्दा है। और ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन पे हम पक्का चर्चा करेंगे, वी की डायरेक्शन पे हम चर्चा करेंगे, इन सब का रिलेशन निकालेंगे आर के साथ और इन सब का आपस में भी रिलेशन निकालेंगे। उसके बाद हम अपने तीनों केसेस कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर हम डायनेमिक्स पे पहुंचेंगे। तो अगर मान लो इस इंस्टेंट पे आपकी रफ्तार है v, कितनी रफ्तार है, v। बहुत बढ़िया जी, v रफ्तार है सर। आगे बताओ, ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ऐसे घूम रहा है, दिस पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन। तो आप सोच लो ऐसे घूम रहे हैं ना, ओमेगा बाहर है, किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे। ये कौन सी डायरेक्शन हुई, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ओमेगा कैसा आएगा आपका, ओमेगा, सपोज ये एक्स वाई प्लेन है, कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। सपोज करते हैं ये पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में है, तो ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो बाहर आ गई। तो ओमेगा की डायरेक्शन किधर आई आपके पास, के कैप। अगर ये क्लॉकवाइज घूमे,
तो ओमेगा की डायरेक्शन आपके पास कहां आएगी, माइनस के, यानी कि वो अगर ऐसे घूम रहा है ऐसे तो अंदर, ऐसे घूम रहा है बाहर, ऐसे घूम रहा है अंदर, मतलब कि ऐसे, ऐसे घूम रहा है तो इधर, और ऐसे घूमे तो बाहर। तो ओमेगा की डायरेक्शन से आप कंफर्टेबल हुए। अब अल्फा की डायरेक्शन की बात करते हैं। अल्फा, अगर मान लो ये एक्सेलरेट हो रहा है, वहां नहीं, इधर अलग से लिखते हैं अल्फा की डायरेक्शन। अगर मान लो ऐसे घूम रहा है और इसकी रफ्तार बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब हमने इसको ऐसे घुमाया होगा। ऑल एग्री? अगर बढ़ रही है रफ्तार तो हम इसको ऐसे घुमाएंगे। अल्फा, अल्फा की डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, अगर इंक्रीजिंग है तो सेम डायरेक्शन और डिक्रीजिंग है तो अपोजिट डायरेक्शन। अब सोचो ये बेचारा ऐसे घूम रहा है, या अभी मान लो जैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज वैसे घूम रहा है, और मैं इसकी रफ्तार कम करना चाहता हूं तो मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, और अगर इसी डायरेक्शन में घुमाना है तो मैं ऐसे घुमा ही दूंगा। यानी कि अगर ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है तो अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में होंगे, और अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि ओमेगा और अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यानी कि अगर ये ऐसे जा रहा है तो मुझे इधर फोर्स लगा के इसे रोकना पड़ेगा, उधर लगाऊंगा तब ये धीरे धीरे इसकी रफ्तार कम होगी। ठीक है, क्या मैं आपको इतनी बात समझा पाया? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे चलें, चलो चलते हैं। पहले ये आप इसका स्क्रीनशॉट ना लें, और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि नोट ही कर लें। और ये जैसे मैं उम्मीद करता हूं ओमेगा और अल्फा आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं एक दो सवाल लेके चलूंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। और अब हम बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। अगर मान लो ये कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, अगर ये कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी 0। ये बेसिकली आपको क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेडियल एक्सेलरेशन, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, एक बात तो याद रखिए, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0, क्योंकि वो हमेशा परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के। ठीक है, मान लो यहां से यहां तक एक थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट, देखो फोर्स ऐसे हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुई, इस तरीके से आप देख सकते हो हर इंस्टेंट पे ये परपेंडिकुलर है, और इसकी पावर भी कुछ नहीं आ रही है क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, राइट? तो इसका वर्क डन तो किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का हमेशा 0 होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाय आर। एम हटा दो, v स्क्वायर बाय आर बच गया। ये होगी आपकी रेडियल एक्सेलरेशन, ये फिक्स है। वेलोसिटी चेंज तो रेडियल एक्सेलरेशन चेंज। आप रस्सी से बांध के पत्थर घुमा रहे थे, आप तेज घुमाओ, उसमें तनाव ज्यादा आएगा, जितना तेज घुमाओगे तनाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन उस रस्सी में जो तनाव है वहीं से आपको मिल रही है, और जैसे जैसे रफ्तार बढ़ती जाएगी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा, बढ़ेगा तो रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है जी, नेट एक्सेलरेशन बताओ सर। नेट एक्सेलरेशन भी, ये भी अगेन हर केस में आपको देखनी है, मतलब अगर यूनिफॉर्म का केस है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बाय द वे इट्स बेसिकली नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि डायरेक्शन तो इंस्टेंटेनियसली हर इंस्टेंट पे चेंज हो ही रही है कंटिन्यूअसली। अब सपोज करो आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, नेट एक्सेलरेशन। ये मैं आपको अलग से नेक्स्ट स्लाइड में करके बताऊंगा, हर एक केस के लिए अलग अलग निकालेंगे नेट एक्सेलरेशन। मैं उम्मीद करता हूं रेडियल एक्सेलरेशन आप समझ चुके, v स्क्वायर बाय आर है, v की वैल्यू चेंज होगी तो रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होगी। अगर v कांस्टेंट यानी सेम स्पीड पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना, 0, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही है। अल्फा, अल्फा का और एटी का तो रिलेशन है, क्या रिलेशन है, अल्फा इंटू आर इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो जाहिर सी बात है अगर मान लो एक पार्टिकल यहां दौड़ रहा है, तेज तेज घूमने लग जाए तो उसका अल्फा कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि अब ओमेगा भी ज्यादा चल रहा है ना, थीटा जल्दी कवर कर रहा है, तो ओमेगा भी बढ़ रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है मतलब रफ्तार भी बढ़ रही है। ये दोनों, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ऐसे ही ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कपल्स बने हुए बेसिकली, यानी v और ओमेगा इनका रिलेशन है, एटी और अल्फा इनका रिलेशन है। अब हम एक काम करते हैं, इसको समझते हैं कि इनका एग्जैक्ट रिलेशन है क्या। v इज इक्वल टू आर ओमेगा है या ओमेगा आर है, मतलब आर क्रॉस ओमेगा है या ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ये पहले सुलझाते हैं और उसके बाद हम सीखेंगे नेट एक्सेलरेशन निकालना। चलिए देखिए,
मान लो ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है और इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। तो ये बेसिकली मैं लेता हूं आर वेक्टर, ठीक है, ये हमने लिया आर वेक्टर, ये हो गया वी वेक्टर, ठीक है। ओमेगा किधर है? ऊपर, तो आर क्रॉस ओमेगा करूंगा तो इधर आएगा, ओमेगा क्रॉस आर करूंगा तो इधर आएगा। यहां से आप ये बात समझ सकते हैं कि वी जो है वो ओमेगा क्रॉस आर के बराबर है। वी जो है वो ओमेगा क्रॉस आर के बराबर है। क्या मैं आपको इतनी बात समझा पाया? दोबारा देख लें एक बारी। यहां पे अगर मैं ये वाला वेक्टर आर लेता हूं और ये है ओमेगा वेक्टर, तो ओमेगा क्रॉस आर करूंगा तो इधर आता है, आर क्रॉस ओमेगा करूंगा तो इधर आता है, यानी कि ओमेगा क्रॉस आर इज गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ वी। क्या मैं आपको इतनी बात समझा पाया? चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। एक गोला और बनाते हैं। मान लीजिए पार्टिकल है यहां पे, इस तरीके से जा रहा है, v हमने इसकी वेलोसिटी मानी, r रेडियस के सर्कल में घूमता है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो एक बात तो साफ है कि इस इंस्टेंट पे v स्क्वायर बाय आर, मैं इसको ए आर लिख दूं क्या? ये होगी रेडियल एक्सेलरेशन। क्या होगी ये? रेडियल एक्सेलरेशन। अगर मान लो आप बात करो यूसीएम यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो क्या हो जाएगा? ए आर जो है वो होगी आपकी ए नेट, ए आर जो है वो किसके बराबर होगी? नेट एक्सेलरेशन, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपकी कितनी होगी? 0। तो ए आर जो है किसके बराबर हुई? ए नेट के बराबर। किसके बराबर हुई? ए नेट के बराबर, ठीक है। आ गया हो एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। तो अगर एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन है तो ये आएगी आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेटेड है, क्योंकि एक्सेलरेटर मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, और अगर डी एक्सेलरेटिंग है तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इस केस में क्या आएगा? ए नेट जो है आपके पास अंडर रूट ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, ठीक है, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। ये यार कलर बड़ा बेकार सा लगने लग गया आजकल, पिंक, दोबारा लिख देते हैं। ए नेट की जो आपके पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? अंडर रूट ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। वन मोर पॉइंट कि इस केस में ये आई है आपकी नेट एक्सेलरेशन। क्या आई है? नेट एक्सेलरेशन। और नेट एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ एंगल कितना है? एक्यूट। ये नेट एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ एंगल क्या है? एक्यूट। एक्यूट एंगल विद वेलोसिटी। वहीं अगर ये केस डी एक्सेलरेटेड मोशन का होता, डी एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, कौन सा केस होता? डी एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। तो क्या होता? रेडियल आज भी ऐसे ही होती, टेंजेंशियल ऐसे होती, वेलोसिटी ऐसे होती। तो इस केस में आपके पास वैल्यू ये आती ए नेट की, जो कि वेलोसिटी के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है। यहां पे भी ए नेट की वैल्यू आपके पास कहां से आएगी? अंडर रूट ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। लेकिन ये क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल विद वेलोसिटी। तो ये बेसिकली इतनी बातें हैं जो आप अगर समझ गए तो आप समझ गए, बट इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक दो सवाल कर रहा हूं, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो पहले ये देख लो ध्यान से, अच्छे से समझो इसको, उसके बाद अगली स्लाइड पे जाना। और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो एक बार लेक्चर दोबारा देखना, सारे शब्दों को ध्यान से सुनना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। चलो अब मैं सबसे पहले आपको एक बेसिक सा सवाल देता हूं, ठीक है। आपको वैल्यूज बतानी है। पहली है v डॉट ओमेगा,
ओमेगा डॉट एल्फा, और अब v का ले लें अल्फा के साथ, चलिए आपको बस निशान लगाना है प्लस माइनस जीरो, मतलब ये मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन हो गया आपके लिए। आपको ये बताना है कि कौन सी वैल्यू संभव है कौन सी नहीं। v डॉट ओमेगा की क्या कभी कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी? पॉजिटिव आ सकती है कि नहीं आ सकती, लाइक +5 +2 कुछ भी आएगी या नहीं आएगी, या नेगेटिव आएगी या जीरो आएगी, कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी? तो देखते हैं। अब समझो v डॉट ओमेगा चाहिए अपने को, तो अगर मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, मान लो ये सर्कुलर मोशन में है, v यहां पे है, तो ओमेगा तो हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो v और ओमेगा हमेशा क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर रहेंगे तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, ना कभी पॉजिटिव आएगा ना कभी नेगेटिव आएगा। तो v डॉट ओमेगा की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? जीरो आएगी। चलो ओमेगा डॉट एल्फा, ओमेगा और एल्फा सारे केसेस मिला लो, तो अगर मान लो रफ्तार बढ़ती जा रही है तो अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में होंगे तो पॉजिटिव आएगा, अपोजिट में होंगे तो नेगेटिव आएगा। और ऐसा भी हो सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर में तो अल्फा जीरो ही होता है, तो जीरो तो आएगा ही आएगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आप देखो v डॉट अल्फा, वेलोसिटी अगेन इसी प्लेन में, अल्फा या तो जीरो है या तो इसके परपेंडिकुलर है, तो ये हमेशा क्या आएगा? जीरो। ये क्रॉस ये क्रॉस, ऐसे और भी क्वांटिटीज में बना सकता था, ठीक है। रेडियल एक्सेलरेशन ले सकता था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ले सकता था, है ना। तो उनका भी आप इस तरीके से सोच सकते हो कि कौन किस डायरेक्शन में रहेगा, आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। क्वेश्चन आपको बोला हुआ है कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है, रेस्ट से शुरू होता है, वेलोसिटी उसकी कुछ इस प्रकार से दी हुई है, मान लो 3t²। ये एक रैंडम वैल्यू है, मैं एग्जांपल के बिहाफ पे उसी उद्देश्य से बता रहा हूं आपको। वेलोसिटी आपको दे रखी है कितनी? 3t², ठीक है जी। और आपसे पूछा गया है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स फाइंड रेडियल एक्सेलरेशन बताइए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताइए, नेट एक्सेलरेशन बताइए, वेलोसिटी ले लो, चलो वेलोसिटी भी बताइए। पहले आप ये सवाल स्वयं सॉल्व करें, नहीं होने पे आप रेफर कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, एच टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स निकालनी है, तो 2 डाल दो, 2 × 2 4, ये आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। रेडियस नहीं दिया हुआ है, रेडियस लिख लेते हैं इसका। रेडियस सपोज कितना? 1 मीटर इसका गिवन है, जो भी होगा वो गिवन होगा, 1 2 3 4 5, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वेलोसिटी निकल आई अपनी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। रेडियल एक्सेलरेशन निकालो सर, ए आर, ये हमें पता है v²/r के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? v²/r के। निकालो, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी अपने को पता है कितनी है? 12, 12 का स्क्वायर बाय रेडियस हमने कितने लिया? 1 मीटर ही लिया है, तो ये आ गया 144 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियल आ गया, चलो टेंजेंशियल निकालो। आर की वैल्यू हमने वैसे काफी कम ले ली यार, और बहुत ज्यादा ही तेज घूम रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन देखो कितनी ज्यादा आ गई है ना। चलो कोई बात नहीं, रैंडमली ली हुई वैल्यूज है। तो ये क्या आता है आपके पास? dv/dt, कर दो डिफरेंशिएट, कितना आएगा? 60, और एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो अपने को वैल्यू चाहिए, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वैल्यू चाहिए, तो ये कितनी आ जाएगी? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या बच गया जी? ए आर आ गया, ए टी आ गया, वेलोसिटी आ गई, अब बच गया आपके पास ए नेट। जो भी ऐसी गंदी उम्मीदें रखता है कि मैं सॉल्व करके दूंगा, वो सरासर, सॉरी, गलत है। वैल्यू डाल दो, दोनों निकाल लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगानी आती है, आपने बचपन में सीख ली थी, अप्लाई करो, आंसर निकालो, ठीक है। क्या आपको लगता है हमें कुछ और सवाल करने चाहिए? एक दो, चलो आ जाओ, एक और सवाल करते हैं।
रेडियस की वैल्यू जो आपको अच्छी लगे ले लो, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी है इसकी, सॉरी एक गड़बड़ तो यही कर दिया, 2 मीटर होगा ना, रेडियस इसका 2 मीटर है, वेलोसिटी इसकी v है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, क्या है वो हमें नहीं पता। ये ए नेट की वैल्यू आपको दी हुई है, ये मान लो आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एंगल दे रखा है आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आपको निकालना है क्या, फाइंड। सबसे पहले आपको निकालना है रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ठीक है। चलो पहले इसको खुद से निकालें, उसके बाद नहीं हो तो आप सॉल्यूशन रेफर कर सकते हैं। देखना आप ध्यान से, ये है ए नेट, तो भाई जाहिर सी बात है कि इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा रेडियल एक्सेलरेशन और ये आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। तो रेडियल एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे, 10 cos 30 डिग्री। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, 10 sin 30 डिग्री। खत्म। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया, वेलोसिटी निकालो, तो यहीं से इसको लिख देना v स्क्वायर बाय आर के बराबर, ये वैल्यू आप निकाल दो, क्योंकि आर दे रखा है, v निकल जाएगा। तो कहने को एक मुश्किल सवाल आपके लिए हो सकता है, हालांकि वैसे इतना मुश्किल नहीं है, आसान सवालों में गिनती है इसकी, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। एडवांस लेवल पे तो आता भी नहीं है, नीट और मेंस की बात चल रही है अभी। एडवांस के लिए मैंने आपको बताया था, प्लान है हमारा इरोडो पाथफाइंडर, ये सारी किताबें और एडवांस के पीवाईक्यूज हम सॉल्व करके अपलोड करेंगे जैसे जैसे समय मिलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए बेसिक बातें कर रहे हैं हम, कंसेप्चुअल बातें हैं, कंसेप्ट्स यही लगते हैं एडवांस में भी, बस ये है कि आपको थोड़ा अप्लाई करना आना चाहिए। अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी है तो आप अप्लाई कर पाए। चलो एक सवाल और करते हैं, काफी अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, मजा आ जाएगा। करते हैं ये एंगल आपको दिया हुआ है 53 डिग्री और ये एंगल आपको दिया हुआ है 37 डिग्री। इसकी लेंथ आपको एल दी हो सकती है, एल की कोई वैल्यू भी दी हो सकती है, ठीक है। ये पी पॉइंट से ये पार्टिकल रिलीज किया गया है और ये इन दो पॉइंट से होते हुए, ये मान लो इसको ओ ले लेते हैं और इसको ए ले लेते हैं, कुछ भी ले लो पॉइंट्स, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। अब आपसे पूछा हुआ है क्या क्या, रस्सी में तनाव, जो कि अभी नहीं पूछ सकता मैं आपसे क्योंकि मैंने आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ाया, लेकिन स्टिल आप कर सकते हैं ना, कोई उतना बहुत हार्ड एंड फास्ट कंसेप्ट नहीं है। और आपको बताना रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, बस ये तीन बातें बता दीजिए आप, हर पॉइंट पे बतानी है। और जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी आप पढ़ लोगे उसके बाद में आपसे इसमें टेंशन भी पूछ लूंगा, हालांकि पूछा अभी भी जा सकता है ये। तो ये सवाल आपको खुद से सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में करके इसका आंसर बताएं मेरे को। मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि ये सवाल कैसे होगा। जैसे मान लो यहां से यहां तक आप आए तो हाइट में डिफरेंस निकाल लेंगे, ये 3l/5 आएगा, ये l/5 आएगा, ये भी l/5 आएगा। यहां से यहां तक आप आएंगे तो आप रफ्तार निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, रफ्तार, क्या, रफ्तार। जैसे ही आपके पास रफ्तार की वैल्यू आ जाती है तो आप क्या निकाल लेंगे, v²/r पे रेडियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हर एक इंस्टेंट पे किसके बराबर होगी, mg sin थीटा, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन mg sin थीटा, रेडियल एक्सेलरेशन v²/r, और उसी से आप निकाल सकते हैं नेट एक्सेलरेशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बाद मैं आपको इसी केस में बताऊंगा कि किसी भी इंस्टेंट पे आप टेंशन कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो टेंशन निकालना हम सीखेंगे कब,
वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंतर्गत। अभी काइनेमेटिक्स में ये जो बातें मैंने आपको बताई, अगर आप अच्छे से समझ चुके हो तो आपका काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का कोई भी सवाल नहीं अटकना चाहिए। आगे आओ, अब हम बात करेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। चलो जी, बहुत बढ़िया सर, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे आ गए, ये बहुत बढ़िया बात है। बताओ इसमें एक एक करके लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आने होगी, क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले भाई हम देखेंगे कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम, उसके बाद क्या देखेंगे सर, मोशन इनसाइड आ स्मूथ कोन, ये देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, रोटर या डेथ वेल कह सकते हो आप, जिसे बोला जाता है मौत का कुआं। उसके बाद क्या देखेंगे, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बढ़िया बात है सर, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। इस पे आप अवश्य निशान लगाएं, काफी जगह आपको मिसकंसेप्शन मिलेगा। ये मैं बताऊंगा, अभी मैंने कुछ महीने भर पहले एक बैच में पढ़ाया था, तो वहां पे बच्चों ने बताया कि सर नॉर्मल पे उन्होंने काफी चर्चा करी थी कि सर हमारे पिछले नोट्स में ऐसे लिखा हुआ है, क्या ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। अरे भाई, हो गई होगी किसी टीचर से गलती, आपसे लिखने में गलती हो गई होगी, उसमें क्या फर्क पड़ता है, कभी कभी होता है, दिमाग खराब हो जाता है आदमी का। तो लेकिन बहुत सारे बच्चे मैंने देखा इसमें कंफ्यूज थे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में कि नॉर्मल कैसे लगता है। तो इस पे मैं आपको दोबारा एक बार बताऊंगा, हालांकि मैं एनएलएम के टाइम पे आपको बता चुका हूं कि नॉर्मल कैसे लगता है, बट स्टिल ध्यान से देखिएगा ये केस भी, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स। ये टॉपिक्स हम एक एक करके कवर करने वाले हैं, किस हेडिंग के अंतर्गत, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। चलिए आइए कॉनिकल पेंडुलम से शुरुआत की जाए। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, नहीं, ऐसा कुछ है नहीं वास्तविकता में। ये कुछ ऐसा है, मान लो ऐसे, मान लो ऐसे घूम रहा है। अब होगा कि आप रफ्तार तेज करोगे तो ऊपर ऊपर आता जाएगा, है ना। अब आप देखना, ये सारी चीजें हम इक्वेशंस के अंतर्गत भी देख पाएंगे। मान लो यहां से एक पार्टिकल बांधा और ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं मैं, ऐसे घूम रहा है मस्त एकदम। चलो जी, बहुत बढ़िया। होगा क्या, रस्सी में तनाव T, बहुत बढ़िया सर, ये होगा ही होगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, आप थीटा क्या मान रहे हैं, सेमी वर्टिकल एंगल जो है प्लेनर, इसी को मान रहे हैं या कुछ और है। अगर मान लो ये थीटा एंगल है और पार्टिकल r रेडियस के सर्कल में घूमता है, मास है इसका m, तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से होगी। किस प्रकार से, मैं बताता हूं। वेट नीचे लगेगा mg। अब देखो, इस पे देखा जाए तो दो ही फोर्स लग रहे हैं। क्या बोला मैंने, इस पे दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक ऐसे टेंशन, एक ऐसे mg। इन दो का रिजल्टेंट इधर आना चाहिए और वही रिजल्टेंट किसका काम करेगा, वो करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम। यानी कि ये जो टेंशन है, इस टेंशन के कंपोनेंट्स आपको ब्रेक कर, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये टी कॉस थीटा, तो ये टी साइन थीटा। ठीक है जी, ये टी कॉस थीटा, ये आ गया सर टी साइन थीटा। बताओ अब क्या होगा। अब होना क्या है, टी कॉस थीटा क्या करेगा, वेट को बैलेंस करेगा। टी कॉस थीटा क्या करेगा, वेट को बैलेंस करेगा। टी साइन थीटा क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, दोनों को डिवाइड कर दो, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, या आप v की वैल्यू निकाल सकते हो अंडर रूट आर जी टेन थीटा टेन टेन। अब v की वैल्यू निकाल दी, आप बोलो सर टाइम पीरियड निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, ओमेगा निकालो, जो निकालना निकाल लो। टाइम पीरियड चाहिए, ये लो 2 पाई आर बाय वी, डाल लो वैल्यू, निकाल लो टाइम पीरियड, जिसकी आपको वैल्यू चाहिए निकाल लो। ओमेगा चाहिए, निकाल लो 2 पाई बाई टी से। फ्रीक्वेंसी चाहिए, उल्टा कर दो। ठीक है, तो कॉनिकल पेंडुलम की कहानी बस इतनी है। हेडिंग देखो मैंने लिखी भी नहीं है अभी, कॉनिकल पेंडुलम। हमने पहले टॉपिक डिस्कस किया, उसके बाद हेडिंग डाल दिया, है ना। हम बचपन से क्रांतिकारी करते आ रहे हैं कुछ ना कुछ। तो पहले टॉपिक पढ़ लिया हमने, मैंने बता दिया था आपको कि कॉनिकल पेंडुलम है, लेकिन हेडिंग भी डाल दिया। तो देखो, बेसिकली सीखने लायक चीज, काम की बात इतनी है, आगे आप स्वयं जाने। ठीक है जी।
अगला बताओ क्या है, अगला है सर मोशन इन अ स्मूथ कोन। ठीक है, अब इसमें भी डिपेंड करता है कि आप एंगल थीटा इसको मानते हैं कि एंगल थीटा इसको मानते हैं। सोच समझ के एंगल थीटा मानिएगा, नहीं तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने का फायदा नहीं है, रिजल्ट चेंज हो जाएगा आपका। अगर आप इसको थीटा मानते हैं तो मैंने आपको बताया था अगर ये थीटा है, ये थीटा, इसे ऐसे उठाया तो ये भी इधर, यानी कि ये जो नॉर्मल है ये बेसिकली ये एंगल कितना रहेगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। समझ गए? अब आप एक बार सोच के देखो, ध्यान से देखो, विजुअलाइज करते हैं। ऐसे कुछ मोशन है, एक पार्टिकल यहां है, तो यहां पे उसे नॉर्मली तो ऐसे मिल रहा है, वो नॉर्मल क्या है, उसे ऐसे घूमने के लिए भी जो कौन सा चाहिए उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो घूमने के लिए दे रहा है, ऐसे घूम रहा है वो, तो नॉर्मली तो दे रहा है बेसिकली इसको, और नॉर्मल इसको नीचे गिरने भी नहीं दे रहा है। यानी कि नॉर्मल अकेला ऐसा आदमी है बेचारा जो इसके वेट को भी बैलेंस करता है। किसको बैलेंस करता है? वेट को। और इसे क्या प्रोवाइड करता है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? ये वाला कंपोनेंट आएगा भाई आपके पास n cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट मित्रों n sin थीटा। तो बस मामला साफ है पिछली बार की तरह, n cos थीटा क्या करेगा? ये कर देगा सर वेट को बैलेंस। ठीक है जी, कर दिया। n sin थीटा क्या करेगा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। डिवाइड कर दो, tan थीटा कितना आएगा? v स्क्वायर बाय आर जी। अब अगर आपको बोला जाए, देखो इसमें आप क्या सोच सकते हो, अगर मान लो एंगल बढ़ता जाए तो आर रेडियस के लिए ये अगर बढ़ रहा है तो वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू ओवरऑल बढ़नी चाहिए, यानी कि वी की वैल्यू बढ़नी चाहिए सेम रेडियस के लिए, है ना? क्योंकि अब नॉर्मल देखो आप ऐसे दे रहा है, एक तो सपोर्ट और एक ऐसे देता जाए तो कहानी बदलती जाएगी। ठीक है, और अगर ये बिल्कुल ही ऐसे हो जाए तब कहानी क्या होगी, वही तो हम देखने वाले हैं। कहां पे? डेथ वेल और रोटर में। चलो, डेथ वेल और रोटर, यानी कि मौत का कुआं। कैसा कुआं? मौत का कुआं। देखो जनरली ये जो हम पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं सिलेंड्रिकल। आप बोलो सर हमने सिलेंड्रिकल देखा ही नहीं। मैंने देखा, मैंने खुद देखा मौत का कुआं, वो तो ऐसा सा कुछ दिखता है सर। अब तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ आपने देखा है, वो ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से होगा, कुछ वैसा ही आएगा जैसा मोशन इन स्मूथ कोन आया था। फ्रिक्शनलेस, मतलब फ्रिक्शन भी हो सकता है कोन में। बैंकिंग ऑफ रोड्स भी देखा आपने। सारी बातों पे चर्चा करेंगे, उसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ है। मान लो आप देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे गाड़ी तेज या बाइकर तेज तेज जाता जाता ऊपर चढ़ता जाता है। अब आप सोचो कि आपको मान लो दीवार पे ऐसे चलना है, राउंड दीवार है, ऐसे घूमे, तो जैसे ही आप ऐसे पैर रखोगे आपको नॉर्मल मिल रहा है, कोई चीज ऐसे जा रही है तो उसे नॉर्मल मिल रहा है। अब आप सोचो अगर वो धीरे धीरे, मान लो सर्कुलर मोशन है, दीवार पे कोई आदमी ऐसे तेज तेज दौड़ रहा है, या कोई ऐसे जैसे हिंदी फिल्मों में नहीं होता, बॉलीवुड में, अगर वही आदमी दीवार पे ऐसे दौड़ने की बजाय मान लो ऐसे ऐसे दौड़ रहा है, वो अगर रुक जाए तो नीचे गिर जाएगा। यानी कि ध्यान से समझना हुआ क्या होगा, जैसे जैसे वो दौड़ रहा है तो ऐसे सर्कुलर मोशन में उसे चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कहां से आएगा? नॉर्मल से आएगा। तो जितनी वो तेज दौड़ेगा उतना ही ज्यादा नॉर्मल होगा, और नॉर्मल जितना ज्यादा होगा उतना फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो उसके वेट को बैलेंस कर पाएगा। ठीक है, तो अब हम ये कहानी समझते हैं। जैसे मान लो इस तरीके से गोल 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 करके घूम रहा है, तो यहां से इसको मिल रहा होगा नॉर्मल, ये मिलेगा इसको फ्रिक्शन, ये है इसका वेट। यानी कि कहानी क्या है? बस कहानी इतनी सी है, नॉर्मल हो जाएगा जी mv स्क्वायर बाय आर। नॉर्मल कितना होगा? mv स्क्वायर बाय आर। फ्रिक्शन कितना? mg। और यही फ्रिक्शन कितना, इसको आप लिख देंगे म्यू एन। कंसेप्ट यही है बस। म्यू एन जो है वो फ्रिक्शन है, वो mg के बराबर है, तो म्यू mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू mg। म्यू mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू mg। m से m काट दो, तो v की वैल्यू कितनी आई? आर जी बाय म्यू और इसका अंडर रूट। अब देखो म्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, कम रफ्तार पे भी आप दौड़ सकते हो,
और अगर म्यू बहुत कम है तो आपको रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो आप गिर जाओगे। ठीक है, अभी तक आपने देखा वी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, सॉरी वी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, यही रिजल्ट आ रहे थे। आज म्यू नीचे आया है, क्योंकि आज म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है, दीवार से गिरने में बचा लेगा ये। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहां पे जो केस है वो थोड़ा सा अलग आता है। यहां पे म्यू जितना ज्यादा हो, आपकी रफ्तार उतनी कम हो तो भी चल जाएगा, है ना। इससे ज्यादा आप रफ्तार बढ़ा लो, ज्यादा अगर आप बढ़ाते हो बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन तो एमजी को ही बैलेंस करेगा, उससे ज्यादा कभी लगेगा नहीं, राइट। तो ये हमने वो केस निकाला कि आपको मिनिमम इस रफ्तार से दौड़ना पड़ेगा, कम से कम मिनिमम इस रफ्तार से दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो नीचे गिर जाओगे आप। क्लियर, चलो जी आगे चलते हैं। अब हम आते हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट पे। किस पे? बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। ये साइकिलिस्ट और साइकिल बना दिया मैंने। अब बोलो सर ये क्या साइकिलिस्ट है? भाई मान लो साइकिलिस्ट ऐसे जा रहा है, ऐसे बेंड हुआ, तो ये आगे सामने से कैप्चर किया हुआ शॉट है, ऐसे बेंड हो गया। तो ये साइकिलिस्ट मान लो कहां से कितना बेंड हुआ, ये थीटा बेंड हुआ है, थीटा हम निकालेंगे। अगर मान लो ऐसे है, आप सोच के देखो एक बार, ऐसे चल रहा है, जैसे टर्न लिया, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो टर्न ले ही नहीं पाएगा, मतलब फ्रिक्शन तो है, तो टर्न में उसको क्या चाहिए? घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो कि कहां से आएगा? फ्रिक्शन देगा, घर से तो लेके नहीं आया था, और ऐसा भी नहीं कि रस्से से बांध रखी साइकिल ये ले घुमा दी, ऐसा तो है नहीं। तो फ्रिक्शन कहां से आएगा? सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा? फ्रिक्शन से आएगा। यानी कि एक बात तो साफ हो गई, ये हमने लगा दिया इसका वेट mg, ये हमने लगा दिया क्या? फ्रिक्शन, नहीं तो टायर उधर नहीं जा पाएगा, और ये हमने लगा दिया नॉर्मल। अब कुछ जगह मैंने देखा है, कुछ बच्चों ने भी काफी चर्चा करी, उनको डाउट था कि सर नॉर्मल ऐसे नहीं लगेगा। भाई नॉर्मल ऐसे क्यों लगेगा? आप याद करो, मैंने आपको एनएलएम में बताया था कि मान लो इस तरीके का कुछ है, एक लैडर ये है और एक लैडर ये है, तो इस पे नॉर्मल ऐसे लगाया था हमने, यहां पे नॉर्मल ऐसे लगाया था। जो छोटा सरफेस है उसकी कोई औकात नहीं है, ये बड़ा फैला हुआ है, तो ये रोड बहुत बड़ा है, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब कहानी खत्म। टेन थीटा आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? हेडिंग डाल लेना खुद से, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। कहीं बोलो सर आप हर बार हेडिंग ही नहीं डालते। टेन थीटा कितना आएगा? फ्रिक्शन बाय नॉर्मल, और नॉर्मल बेसिकली है किसके बराबर? mg के बराबर। तो यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू, और फ्रिक्शन किसके बराबर है? mv स्क्वायर बाय आर के बराबर। तो कहानी में मजा ही आ गया, mv स्क्वायर बाय आर लिख दिया, n की जगह लिख दिया mg, m से m खत्म, टेन थीटा आ गया जी v स्क्वायर बाय आर जी, टेंग टेंग भाई रिजल्ट। हर बारी भाई आ रहे हैं तो कहानी बहुत ही विचित्र हो गई। हाँ सर ये तो सिंपल सिंपल सी बात थी। अब ऐसा करो, आप आगे चलें। ठीक है चलो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं बेंडिंग ऑफ सॉरी सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स। सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स, और इसमें हम देखने वाले हैं तीन केस। कौन से केस? तीन केस। पहला केस फ्रिक्शन, कि आपको टर्न लेना है, अब धीरे जा रहे थे ऐसे मुड़ गए, तो मुड़ने के लिए आपको चाहिए था सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कहां से आया? वो आपको फ्रिक्शन ने दे दिया, बड़ा दिल करके ले तथा जा घूम ले जी ले अपनी जिंदगी। दूसरे में क्या है? बैंकिंग ऑफ रोड्स। गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे टोल टैक्स के जस्ट गुड़गांव की साइड में एक फ्लाईओवर सा बना है नया, और उस पे इंजीनियरिंग बहुत बेकार करी हुई है। वैसे मैं जब भी जाता हूं तो अब तो मेरे पिताजी ने ही बोलना शुरू कर दिया, हाँ बैंकिंग अच्छे से नहीं करी है। तो जब आप जाओगे आप फील कर पाते हो कि बैंकिंग का क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है, कौन सा कंपोनेंट किस तरफ रहेगा, क्या कुछ कैसे होता है। तो ये सारी चीजें ना बहुत बढ़िया है, फील करने वाली बातें हैं। और तीसरा केस क्या है कि जब बैंकिंग भी है और फ्रिक्शन भी है, बोथ फ्रिक्शन एंड बैंकिंग। अगर ये तीनों केस हम स्टडी कर लेते हैं तो आप ये मानोगे ये अपना जो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का टॉपिक है वो भी इसके पश्चात कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक एक करके समझते हैं, फ्रिक्शन, फिर बैंकिंग ऑफ रोड्स और फिर बोथ। मेरा ये मानना है कि ये वाला केस फिजिबल नहीं है,
सिर्फ बैंकिंग, सिर्फ फ्रिक्शन का समझ आता भाई, बैंकिंग नहीं है, लेवल रोड है, आप घूम रहे हो, फ्रिक्शन ने आपको सहायता करी और सेंट्रीपिटल फोर्स दे दिया, आप घूम पाए, अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड्स फ्रिक्शन हो ही ना, ऐसा तो संभव नहीं है। ये वाला सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, हमें देखने को भी मिलता है और हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, है ना, डोंट वरी। चलिए एक एक करके आओ। सबसे पहले बाय फ्रिक्शन होती है, सिर्फ आपके पास क्या है, फ्रिक्शन, क्या है, फ्रिक्शन। तो ठीक है भाई, सिर्फ फ्रिक्शन है तो हम क्या करेंगे, गाड़ी ऐसे सर्कुलर टर्न से घूम जाएगी, मान लो यहां पे है, आर रेडियस पे घूम रही है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं, अपने को तो पता ही है कि एम वी स्क्वायर बाय आर, अगर आर रेडियस के सर्कल में वी स्पीड से गाड़ी घूमती है जिसका मास एम है, तो इतना फोर्स चाहिए जो कि कहां से आएगा, फ्रिक्शन से, और फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एन, और एन कितना होगा, एम जी के बराबर। क्योंकि कार डांसिंग नहीं है, शांति से बैठी हुई है, तो नॉर्मल और एम जी दोनों बराबर है, तो म्यू एम जी के बराबर लिख दो। तो एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू म्यू, एन की जगह हमने लिखा एम जी, एम से एम कट गया, वी की वैल्यू आ गई अंडर रूट म्यू आर जी। अच्छा अब एक बात बताओ, ये हमने म्यू की वैल्यू जितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उतनी मान के वी की वैल्यू कैलकुलेट करी है, तो ये जो है ये बेसिकली मैक्सिमम स्पीड है टू टेक अ सेफ टर्न, कि इससे ऊपर आपकी सेफ्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि यहां तक तो फ्रिक्शन, इतनी रफ्तार तक आप जाते हो तो फ्रिक्शन की इतनी वैल्यू है, आपने रफ्तार बढ़ाई तो आर चेंज हो नहीं रहा, जी चेंज हो नहीं रहा, म्यू चेंज हो नहीं रहा, तो ज्यादा रफ्तार पे फ्रिक्शन साथ नहीं दे पाएगा और पर्याप्त सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन ना मिलने के कारण गाड़ी स्किड हो जाएगी। मतलब आप ऐसे तेज जा रहे हो, एकदम से स्टीयरिंग घुमाई, गाड़ी स्किड हो गई, क्योंकि घूमने के लिए जितना सेंट्रीपिटल चाहिए था वो पर्याप्त सेंट्रीपिटल फोर्स आपको नहीं मिल पाया। ठीक है, तो ये बात तो साफ हो गई, बाय फ्रिक्शन होने तो बहुत आसान था सर, मजा ही आ गया, खत्म कहानी, आगे चलो टैंक करें। नेक्स्ट है बैंकिंग ओनली। आप बोलो सर ये फिर इतनी गंदी ड्राइंग, हाथ धो गई यार सर अब तो। देखो ये क्या है, मान लो आप एक रोड, एक तो ऐसे है बिल्कुल ऐसे, और एक थोड़ा रोड ऐसे उठा हुआ है बैंकिंग, तो ये जो ऐसे उठा हुआ है ना, यही वाला सामने से पिक्चर ली और ये हमने यहां बना दिया, यहाँ पे आपकी गाड़ी है वो अंदर जाने वाली है, मतलब ऐसे जाएगी अब, ठीक है, यहां पे हो अभी आप, तो होगा क्या, इस रोड से मिलने वाला है ये आपको नॉर्मल, सहायता मिलेगी थोड़ी सी, देखो कैसे, नॉर्मल आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी थोड़ी टिक के चल रही है, अपने आप चल रही है, मजा आ रहा है, फील आ रही है, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, ये आ जाएगा एन साइन थीटा और ये आ जाएगा एन कॉस थीटा, ये हो गया इसका वेट। आगे आपको पता है एन साइन थीटा क्या कर लेगा, यही तो सेंट्रीपिटल देने के लिए जिम्मेदार है। हाँ, अगर मान लो आप रफ्तार इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो भाई इसकी कोई गारंटी नहीं है, इस रफ्तार पे ही चलना पड़ेगा आपको, ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। अब बात करो एन कॉस थीटा की, एम जी टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, डिवाइड कर लो, तो v की वैल्यू आई आपके पास कितनी, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये आप बोलो सर मैक्सिमम है या मिनिमम, ये रफ्तार ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, आपको इतनी ही रफ्तार पे चलना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं बताता हूं आपको रियल में होता क्या है, जैसे आप एक रोड पे जा रहे हो, बैंकिंग की हुई है, सपोज बैंकिंग करी हुई है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप उसी रफ्तार पे जाओ, आपको ऐसा लगा यार अपने आप मजा ही आ गया, बड़ा स्मूथ टर्न लिया, सोच के देखो एक पर्टिकुलर लेवल पे, मान लो ऐसे रोड है, फिर जैसे जैसे आप थोड़ा नीचे आते जाओगे आप कम रफ्तार मेंटेन करनी है, बाहर की साइड जाओगे, बाहर वाली लेन इसीलिए वो हाइयर स्पीड्स के लिए भी होती है। अब आप यहां पे हो, ऐसे चल रहे हो, रेडियस ज्यादा है, रेडियस ज्यादा है तो आपको रफ्तार भी ज्यादा रखनी है, अगर आप उससे ज्यादा रख रहे हो तो बाहर निकल जाओगे, है ना। जैसे सपोज आप जिस लेन में चल रहे हो दैट इज डिजाइन फॉर, दैट इज बैंक्ड फॉर 80 किलोमीटर पर आवर, तो अगर आप 80 पे चल रहे हो बहुत स्मूथ होने वाला है मोशन, अगर आप 80 से रफ्तार बढ़ाते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी की बाहर जाने की टेंडेंसी है, फ्रिक्शन अंदर लगेगा, और अगर 80 से कम है तो गाड़ी की टेंडेंसी अंदर आने की है, फ्रिक्शन बाहर लग जाएगा, और ज्यादा है तो बाहर जाने की टेंडेंसी, फ्रिक्शन अंदर, राइट। चलो अब तीसरे केस में जब दोनों होंगे तो अपने को यही देखना है, इस केस में क्या है, बोथ, भैया अब आपके पास बैंकिंग भी है और फ्रिक्शन भी है, ये लो, दिस अंजलि इज थीटा।
अब समझो मेरी बात, जो मैं अभी आपको कंसेप्ट बता रहा था वो यही है कि अगर बेंट रोड है और आपके पास फ्रिक्शन है, जो कि जनरली होता ही है, तो आपको देखना क्या है कि सबसे पहले आप बैंकिंग किस रफ्तार के लिए की गई है वो कैलकुलेट करो, जो कि होती है अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अगर आप अंडर रूट आर जी टेन थीटा की रफ्तार से चलते जा रहे हो तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बैंकिंग अपने आप देख लेगा। अब मान लो आप ऐसे जा रहे हो, यहां से रफ्तार अगर आपकी इतनी है, कितनी, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं, बस ठीक है, खत्म बात। अगर मान लो आपकी रफ्तार अंडर रूट आर जी टेन थीटा से कम है ना, तो आपके वाहन की टेंडेंसी होगी अंदर की तरफ आने की, अंदर की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन लगेगा बाहर। और ऐसे ही इस केस में अगर आपकी रफ्तार अंडर रूट आर जी टेन थीटा से ज्यादा है तो वाहन की टेंडेंसी होगी बाहर जाने की, फ्रिक्शन लगेगा अंदर। बस अब तो कहानी खत्म। अब आप आगे स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया जी नॉर्मल, ठीक है सर, हो गया। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, और ये एंगल भी थीटा। अब यहां से आप देखो इस तरफ फ्रिक्शन यहां पे है भाई, गलत मत समझ लेना इसको, हवा में नहीं लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है, इधर ये हमने इधर लगा दिया फ्रिक्शन। तो अब देखते हैं इस केस में ये आएगा कौन सा, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा, इधर आएगा एफ। अच्छा ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला कितना आएगा, ये भी आएगा थीटा। बोलो यस और नो, ऐसे देख लो यार। तो ये आ गया एफ कॉस थीटा, तो एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, ये आपका किसको बैलेंस करेगा, वेट को। वेट तो नीचे है, ये कंपोनेंट आप और ब्रेक कर दीजिए। सिमिलरली आप इसकी इक्वेशन अगर लिखेंगे, आ जाओ खुद से बोलो, बनाते रहो साथ साथ। थीटा अगेन यहां पे एन के लिए ये थीटा, तो एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा आएगा इस बार, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। दोनों मिलकर फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि रफ्तार ज्यादा है, सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा चाहिए होगा। अब इधर आ जाओ जी, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये कंपोनेंट ऐसे ब्रेक हुए, ये ऐसे और ऐसे ब्रेक हुए। अब आप देख सकते हैं, रिलेट करो, समझो, सोचो, फील करो, और उसके बाद मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, सवाल आपको स्वयं सॉल्व करना है। कमेंट सेक्शन में यस और नो बताएंगे, आंसर बताएंगे। चलो मैं ऐसा करता हूं, आपको उस सवाल का डाटा बताएगा हूं, सवाल आपको खुद से सॉल्व करना है। एक सर्कुलर टर्निंग है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 मीटर, एक वाहन है 200 किलो का, बैंकिंग की गई है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पे। फर्स्ट केस आपको बताना है फाइंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना चाहिए, अगर ये 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चले तो कितना चाहिए, और ये 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चले तो फ्रिक्शन कितना चाहिए। पीछे वाली दोनों इक्वेशंस लगाएं, अच्छे से अपने आप से खुद से सॉल्व करें, सॉल्व करने की थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। वैसे आपको पता है फॉर्मूला इक्वेशन बेस्ड सवाल में जनरली करवाना प्रेफर नहीं करता हूं, पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस बनती है। इसका आंसर रिवील कर दूं, इसका आएगा 300 रूट 5, इसका आएगा 500 रूट 5 न्यूटन, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लें, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। अब हम चलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे। कहां पे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे। बहुत बढ़िया, अभी मजा आएगा ना। चलो भाई पहुंच गए यहां पे, देखते हैं। ये तो बढ़िया चीज लग रही है सर, मजा ही आ जाएगा।
मान लो आपने एक बाल्टी में ऐसे पानी भर लिया, तो भाई मैं छोटा था, मेरे चाचा जी ने वो देखा, देख रवि तेरे को जादू दिखाता हूँ, या एक जग में डोलू में दूध भर लिया या बाल्टी में पानी भर लिया, चाचा जी कहते हैं देख ऐसे है, ये ऐसे घुमा दिया, ऊपर गया भाई वो पानी ऊपर ही रहा, नीचे आया ही नहीं यार। मैं यार ये तो चाचा जी ने बढ़िया जादू दिखा दिया। ऐसे चलता रहता था बचपन में, आपके बड़े भैया दीदी रहे होंगे दिखाते हुए, देख रहे ये देख गिर नहीं रहा है ना। तो वो सारी बातें कि कब कोई चीज गिर रही है कब नहीं गिर रही है, किस रफ्तार से फेंकेगी गिरे ना। मान लो एक रस्सी से एक बॉल बांधी मैंने, टन किया, इधर गई वापस आ गई, तो थोड़ी देर में टन यहां तक गई, स्लैग आया, ओ हो। फिर स्लैग आने में केसेस बनते हैं कि वो सेंटर से पास होकर यहाँ आएगी, इस केस में गिरेगी, यहां गिरेगी। उस पर भी काफी स्टैंडर्ड बुक्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बट अभी मैं उस लेवल पे बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं जनरल बात कर रहा हूं, बेसिक बेसिक से बातें कर रहे हैं अभी हम। अगर मैं और बहुत ही माउंटेन ऐसे गया घूम के आया, तो ये सारी चीजें हम पता करेंगे कि किस इंस्टेंट पे रस्सी में कितना तनाव है, कितनी उसकी रफ्तार है, मिनिमम कितनी रफ्तार होगी वो पूरा घूम के वापस आ जाए। इन सारी बातों पे अब हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया भाई रेडियस आर एट एनी इंस्टेंट। मान लो अपना पार्टिकल जो है अपने पास यहां पे है, पहले तो आपको जो भी यहां पे कैलकुलेशंस करनी है, जनरल बातें जो है उसके लिए मैं आपको बताता हूं, एक ही इक्वेशन यूज होगी, मास्टर इक्वेशन है, बस वो समझ लो बात बन जाएगी। अगर मान लो एम मास है, वेट नीचे लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, किसी भी इंस्टेंट पे। और मान लो अभी इसकी रफ्तार जो है वो v है, अभी जो इसकी रफ्तार है वो v है, यहां पे हमने रफ्तार दी थी कितनी u। वो एक अलग बात है, u और v का जो रिलेशन हो आप निकाल सकते हो, बहुत प्रेम भाव से निकाल सकते हो। कैसे यार, v स्क्वायर यू स्क्वायर 2gh लगा ही लोगे ना, h इन दोनों के बीच का डिफरेंस r1 माइनस cos थीटा, बेसिक सी बातें, वर्क पर एनर्जी का लेक्चर देख लेना एक बार। तो आप ये कैसे निकालोगे, अगर सपोज दिस अंजलि इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज कोसाइन कॉम्पोनेंट, दिस इज साइन कॉम्पोनेंट। अगर वेलोसिटी उधर है mg sin थीटा, इधर मान लो पार्टिकल अभी उधर जा ही रहा है, तो सेंट्रीपिटल सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है किसके बराबर, g sin थीटा के बराबर, लेकिन ये नेगेटिव है, मतलब कि इस केस में v और 80 का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। चलो अब देखो इक्वेशन बनाओ, यहां पे क्या रहेगी टेंशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए, कहां चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर, तो नेट फोर्स कितना हो गया T माइनस एम जी cos थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऐसा ही होगा। आपको क्या करना है, टेंशन में से mg cos थीटा माइनस कर दो, वेट का वो वाला कंपोनेंट। यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, टेंशन में से कर दो भाई, mg माइनस कर दो, है ना, तो कितना आएगा mv स्क्वायर बाय आर। तो टेंशन की वैल्यू होगी mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg, क्योंकि यहां पे देखो तेजी से, आप सोचो कोई पार्टिकल ऐसा ऐसे जब नीचे से निकलता है, रस्सी में खिंचाव ज्यादा आता है, क्योंकि एंगल 0 cos थीटा 1, तो ये पूरा का पूरा टेंशन कितना हो जाएगा, मैक्सिमम mg प्लस mv स्क्वायर बाय आर, राइट। चलो अब हम कुछ कैलकुलेशंस करने वाले हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। जैसे कि कौन सी कैलकुलेशन, यहां पे मैं मान लो एक रस्सी से एक बॉल ऑब्जेक्ट बांधा हुआ है, आर रेडियस की रस्सी है, और ऐसे टन से मिनिमम उसको लोएस्ट पॉइंट पे कितनी रफ्तार दूं कि ये पूरा गोला घूम जाए, बताओ कितनी रफ्तार दें, ये तो बंधु आपको बताना है, बताओ कितनी रफ्तार दें। सर कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाओ कर लो कैलकुलेट। अच्छा एक बात बताओ, ये ऐसे गया गया गया, मैं यहां पे v मिनिमम कैलकुलेट करता हूं, बताओ कितनी आएगी यहां पे। मैं सर ऐसे देखता हूं कि हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मान लो टेंशन 0 हो जाए तो चल जाएगा क्या, अगर वो गया और निकल ही गया, हाँ सर चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन 0 हो गई तो mg की वैल्यू mv स्क्वायर बाय आर आ गई, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी कुछ आया। ये तो सर कहानी में गड़बड़ हो गई, है ना, पता नहीं सही है कि नहीं है, बात तो सही है। अच्छा टेंशन 0 हो जाए तो क्या होगा, cos थीटा, ये तो 180 डिग्री हो गया, mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, v की वैल्यू आ गई अंडर रूट जी आर। हाईएस्ट पॉइंट पे ये स्पीड होनी चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके अगर रफ्तार 0 होगी तो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा। जिस बाल्टी में आपने पानी भर के ऐसे घुमाया, हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर रुक गए तो पानी नीचे गिर जाएगा, वेट थोड़ी करेगा, ठीक है। वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती, टेंशन 0 हो सकती है हाईएस्ट पॉइंट पे। दूसरी बात,
हाँ, इससे पहले टेंशन जीरो मत करवा देना, नहीं तो कहानी बिगड़ जाएगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो सकती है। दूसरी बात, आप अगर सोचना चाहो तो लॉजिकली वैसे ही सोच सकते हो कि यहाँ पे टेंशन तो जीरो हो गई, तो वेट तो अभी भी इसका लग ही रहा है, वेट तो लग रहा है ना, बस उस वेट को ही आपको किसके बराबर कर देना है, mv² बाय आर के। यही तो हुआ है यहाँ पे भी, देखो टेंशन को जीरो रखा, थीटा को 180 डिग्री रखा, तो यही रिजल्ट आया। तो यानी हाईएस्ट पॉइंट पे रफ्तार इतनी होनी चाहिए। अब v² u² 2gh लगा के ये इतना काम आपको स्वयं करना है। यहां पे अगर आप रफ्तार निकालेंगे तो वो आएगी √3gr, यहां पे आएगी √5gr, यानी कि आपको मिनिमम स्पीड यहां पे कितनी देनी है, √5gr, यहां पे कितनी हो जाएगी, √3gr। अगेन सेम हाइट पे सेम स्पीड, यहां पे आपने दी √5gr, यहां पे हो गई √3gr, √gr, यहां पे कितनी हो गई, √gr, यहां पे अगेन √3gr, √5gr, √3gr, 135 3135 3135। अगर आप यहां पे रफ्तार देते हो √7gr, तो यहां पे कितनी होगी, √5gr, √3gr, 5753557, ऐसे दो दो का डिफरेंस रहेगा। आप v² u² 2gh से कैलकुलेट कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये इतनी बातें अगर आप लगा लोगे तो समझो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल आप बना ले जाओ, ठीक है। चलो कुछ सवाल करते हैं, बेसिक बेसिक से सवाल। चलो भाई, कोई बात नहीं, इट हैपन्स नॉट ओनली इन इंडिया बट ये रेडियस आप आर ले लीजिए, थिकनेस इग्नोर कर देते हैं। यहां पे हमने क्या किया, एक छोटी सी गोल ऐसे, मतलब ये सेल में छेद करके डाल, कैसे तैसा, h हाइट है, मान लो मैंने इसको रफ्तार दी है u, पूछा हुआ सवाल है, पुराना सवाल है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना, बेसिक सा सवाल है। यहां पे मैं इसको कितनी रफ्तार दूं, इस u की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ऐसे पूरा घूमता ही रहे, बताओ, कर लो कैलकुलेट। भाई पता ही है यहां से जो रफ्तार दी हो यहां पे भी होगी, और ये रफ्तार इतनी होगी वहां तक पहुंच जाए, मतलब वहां पहुंच के जीरो भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। कहां तक पहुंचाना है अपने को, भाई मान लो सपोज ये h डैश है, √2gh देनी होगी, सिंपल सी बात है। तो बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा √2g और h की जगह 2r - h, यही आंसर है। अच्छा एक बात और देखो, मान लो आपने इसको यहां पे रफ्तार दी कितनी, कितनी रफ्तार दी आपने इसको, इतनी। अब आप चेक करो कि इतनी रफ्तार से ऊपर फेंकते हो तो कितना ऊपर जाता है, u से फेंको तो u² बाय 2g तक जाता है, इससे फेंकेंगे तो कितना जाएगा, 2g 2r - h बाय 2g, इससे ये गया 2r - h ऊपर जाएगा। अगेन इट्स वेरीफाइड। तो सिंपल सा सवाल था, एक स्टेप में आंसर आया। आगे चलो, या ऐसा करते हैं ना यार, इसी सवाल में मॉडिफिकेशन करते हैं तो फिगर दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी यार। भाई क्या करें यार इसका, इस इरेजर से मिटा के देखते हैं। हाँ ये सही बात हुई ना। चलो इस बार आपको बोला गया है यहां से एक ब्लॉक है, u स्पीड देनी है इसको, कितनी मिनिमम रफ्तार दें r रेडियस है कि पूरा घूम के आ जाए, बोल दो सर √5gr, बोलो बोलो, नहीं, इस बार आंसर आएगा √4gr। पता है क्यों, क्योंकि उस केस में जब रस्सी से पत्थर बांध के घुमाया था, यहां पे अगर रफ्तार जीरो होती तो नीचे गिर जाता। इस केस में अगर यहां पे पहुंच के रफ्तार जीरो हो भी गई तो थोड़ी चीर फाड़ के नीचे गिर जाए, तो इस केस में मिनिमम स्पीड कितनी संभव है, √4gr। चलो एक सवाल और करते हैं मेरी आत्मा की शांति के लिए, कॉमन क्वेश्चन है ये भी। u स्पीड यहां पे दी गई है इनिशियली, l लेंथ, u स्पीड दी गई है इसको, आपको बताना है चेंज इन वेलोसिटी। इस इंस्टेंट पे रफ्तार है आपके पास कितनी,
v। तो आपको बताना है जब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तब में और अब में चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। यही बहुत पुराना सवाल है, पहले जेई में पूछा गया था, उसके बाद नीट ने भी पूछा है, कॉमन क्वेश्चन है काफी, और ये आपको आना चाहिए। बताओ, आपको बेसिकली बताना है v माइनस यू और इसका मैग्नीट्यूड। तो हम बता देंगे, क्या सिंपल सी बात है, v ऐसे है, u ऐसे है, तो माइनस यू ये हो गया, ये आ गया आंसर। ये u ये v अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ठीक है, निकालते हैं, चलो आ जाओ वैल्यू निकालते हैं। यू स्क्वायर को तो यू स्क्वायर लिखा, v स्क्वायर को क्या लिखूंगा, यू स्क्वायर माइनस 2gh। देखो, आप अगर कभी कंफ्यूज होते हो ना कि यहाँ पे u है, यहाँ पे जो v है, ये यू स्क्वायर प्लस 2gh हो गया माइनस 2gh, जाहिर सी बात है यार, ऊपर जा रहा है तो कमी होगी ना, तो यू स्क्वायर माइनस 2gl लिख लिया, खत्म कहानी। ये हो गया ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो, यू स्क्वायर माइनस gl, ये लो, सवाल खत्म। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने सर्कुलर मोशन पे काफी सारी चर्चा करी है। हमने काइनेमेटिक्स भी देखा है, डायनेमिक्स भी देखा है, और वर्टिकल सर्कल में भी हमने मोशन देखा है। तो ये बेसिक सी बातें थी, मैंने आपको जितना हो सकता था कम से कम समय में कवर करने की कोशिश करी है। इट वॉज बेसिकली अ वन शॉट ऑन सर्कुलर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर है मैं आपके लिए लेके आऊंगा सेंटर ऑफ मास का वन शॉट। ठीक है।